आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रिज्म के बारे में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म में तीन आयताकार सतह होती। प्रिज्म में क्या होती हैं? तीन आयताकार सतह होती हैं, दो त्रिभुजाकार सतह होती हैं और उन सतहों के मध्य एक पारदर्शी समांगी माध्यम स्थित होता है। कितनी सतहों के मध्य? तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार सतहों के मध्य एक समांगी यानी समान रूप का एक माध्यम जो पारदर्शी होता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ये हुआ प्रिज्म के बारे में। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसका चित्र कैसे बनाया जाए। तो देखो, मैं आसान सी एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको क्या करना है, केवल और केवल दो त्रिभुज बनाने। तो मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ, समबाहु त्रिभुज, जिसकी भुजाएं क्या हों? समान हों। अब मैं एक और त्रिभुज बनाऊंगा जो इसको यहाँ से काटते हुए बनेगा। एक और त्रिभुज बनाऊंगा जो इसको यहाँ से काटते हुए ऐसे, इससे आगे ये त्रिभुज बनाना है। देखिए, एक और समान आकार का त्रिभुज बना दिया मैंने इसको काटते हुए। अब ये त्रिभुज के जो तीनों कोने हैं, इनको आपस में, कॉर्नर को आपस में मिला देते हैं। इसमें मैं बात करूं सतहों की, तो ये वाली सतह देखो, ये जिसको मैं ओवरलाइन कर रहा हूं, ये वाली सतह क्या है? आयताकार सतह। ये वाली सतह आयताकार है। इसके सामने एक और सतह है, ये भी आयताकार है। ये एक और सतह है जो आयताकार है। एक सतह नीचे है, आयताकार है। उसके बाद ये त्रिभुजाकार सामने है और एक त्रिभुजाकार इसके पीछे है। तो ये हुआ प्रिज्म। प्रिज्म के संबंधित जो भी घटनाएं होंगी आगे जब वो पढ़ते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, एक सिंपली ऐसे ही इतना ही प्रिज्म बना लेते हैं और उसी के आधार पर उन घटनाओं को पढ़ते हैं। तो अब अपन बात करेंगे प्रिज्म से कौन कौन सी घटनाएं हमारे सिलेबस में हैं। तो पहली घटना है प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण की घटना है। और दूसरा जो हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में, वो है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना। प्रिज्म जिस पारदर्शी पदार्थ का बना हुआ है, उस पदार्थ का हमें क्या निकालना है? अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। इसमें से पहले वाला ये आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ये कभी दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं ये वर्ण विक्षेपण होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश जो होता है हमारा, जैसे अपन सूर्य के प्रकाश की बात करें, सूर्य का जो प्रकाश है उसको श्वेत प्रकाश बोलते हैं, क्योंकि उसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है। सूर्य के प्रकाश में कितने? 7 रंगों का मिश्रण होने के कारण उसे श्वेत प्रकाश के नाम से जाना जाता है। तो जब हम प्रिज्म से उस प्रकाश को गुजारेंगे, श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे, तो वह प्रकाश अपने मूल रंगों में विभक्त हो जाएगा, बट जाएगा। जब भी श्वेत प्रकाश प्रिज्म पे डाला जाएगा तो वह अपने मूल रंगों में क्या होगा? बट जाएगा। इसी मूल रंगों में बटने की घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो देखिए, अपन बात करते हैं वर्ण विक्षेपण के बारे में। मैं एक चित्र बना के समझाता हूं आपको। ये हुआ प्रिज्म ABC। इसके ऊपर हमें डालना है श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश मतलब 7 रंगों का मिश्रित प्रकाश होता है। ये हमने डाला श्वेत प्रकाश।
अब क्या होगा, श्वेत प्रकाश जैसे ही यहाँ प्रकाश अपवर्तन होगा, प्रकाश अपवर्तन के कारण ये क्या होता है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है, यानी यह अपने मार्ग में सीधा नहीं जाके इस तरफ मुड़ेगा। सीधे मार्ग से जाके क्या होगा, नहीं जाकर के इस तरफ मुड़ जाएगा, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि विरल से जब भी ये सघन में जाएगा प्रकाश अभिलंब की तरफ मुड़ेगा। लेकिन यहाँ मुड़ने की बात आई तो यहाँ जो मूल रंग है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग का प्रकाश होता है, और वो 7 रंग अलग अलग कोण पर मुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश क्या होगा, मुड़ तो जाएगा लेकिन सभी प्रकाश अलग अलग कोण पर मुड़ेंगे। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, एक प्रकाश है जो यहाँ इस कोण पे मुड़ेगा, दूसरे रंग का प्रकाश अलग कोण पर मुड़ेगा, तीसरे का अलग, ऐसे करके सभी 7 रंग अलग अलग कोण पर मुड़ जाएंगे। ये इसका क्या है, वास्तविक मार्ग। जब अगर प्रिज्म नहीं होता तो प्रकाश कहाँ जाता, सीधा जाता। यहाँ फिर क्या होगा, प्रकाश यहाँ क्या होता है, फिर से प्रकाश अपवर्तन होता है। इस बार प्रकाश प्रिज्म के अभिलंब से दूर हटेगा, वो बात अपन बाद में विस्तार से करेंगे कभी। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ अपवर्तन हुआ तो प्रकाश अपने मूल रंगों में विभक्त हो गया, फिर यहाँ भी वो अपने मूल रंगों में ही मौजूद रहता है। तो यहाँ देखिए, ये इसका क्या है, वास्तविक मार्ग है, और यहाँ से पहला जो रंग है उसमें कितना विचलन आया, ये वाला विचलन आया, और जो अंतिम रंग है उसका विचलन ये हुआ, अंतिम रंग का विचलन इतना हुआ। तो एक रंग तो ऐसा है जिसमें बहुत ही कम विचलन हुआ है, और एक रंग ऐसा है जिसमें सर्वाधिक विचलन हुआ है। तो सबसे कम विचलन होता है ये लाल रंग होता है, रेड कलर होता है, और सबसे ज़्यादा विचलन वायलेट कलर होता है, यानी बैंगनी रंग होता है। अपन बात करें यहाँ अपने मूल मार्ग से ये क्या हो गया, प्रिज्म के कारण इधर जाने लग गया, इधर विचलित हो गया। इसके पीछे कारण क्या है, प्रिज्म ने इसको विचलित कर दिया। लेकिन इसमें भी जो सबसे कम विचलित हुआ है वो है लाल रंग, और जो सबसे अधिक विचलित हुआ है वो बैंगनी वायलेट रंग है। ऐसा क्यों हुआ, इसका विचलन सर्वाधिक क्यों हुआ, लाल रंग का सबसे कम क्यों हुआ, ये बात निर्भर करती है तरंग धैर्य पर। ये बात निर्भर करती है तरंग धैर्य पर। तो देखिए मैं यहाँ आपको बता देता हूँ तरंग धैर्य के बारे में। तरंग धैर्य, तो सबसे अधिक जो तरंग धैर्य होता है वो लाल रंग का होता है, लैम्बडा आर से लिखूंगा मैं। यहाँ मैं 7 मूल रंगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कौन से 7 रंग हैं, इसको लिखा जाता है VIBGYOR, विबिजॉर। ये क्या है, वायलेट है, बैंगनी है, ये इंडिगो, इंडिगो जामुनी को कहते हैं। ये ब्लू है, ब्लू यानी नीला, ये ग्रीन है, ग्रीन यानी हरा, ये वाई से येलो, येलो यानी पीला, ओ से ऑरेंज यानी नारंगी, और आर क्या होता है, रेड यानी लाल। तो 7 मूल रंग कौन से हुए, विबिजोर से वॉयलेट, बैंगनी, इंडिगो, जामुनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज नारंगी, और आर फॉर रेड लाल रंग। ये हुए इसके मूल रंग। इन सभी रंगों में सबसे ज़्यादा तरंग धैर्य किसका होता है, लाल रंग का। उससे कम तरंग धैर्य किसका होगा, लैम्बडा ओ यानी ऑरेंज रंग का। उससे कम किसका होगा,
लेमड़ा वाई यानी पीले रंग का, उसके बाद लेमड़ा जी यानी ग्रीन, लेमड़ा बी यानी ब्लू और लेमड़ा आई यानी इंडिगो। और सबसे कम तरंग धैर्य, सबसे कम किसका होता है? वॉयलेट रंग का तरंग धैर्य सबसे कम होता है। ये तरंग धैर्य क्या है? सबसे कम है। ये वाला जो तरंग धैर्य है ये सबसे अधिक है। ये बीच में ये चिन्ह लगा रखा है मैंने कि इनमें बड़ा कौन है, यहाँ भी बड़ा कौन है। ओके, सबसे अधिक तरंग धैर्य लाल रंग का होने के कारण ही उसमें सबसे कम विचलन होता है। यानी बात करें विचलन की तो विचलन सबसे कम किस में होगा? विचलन जो है, विचलन कोण है, इस विचलन कोण को डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा आर, और ये डेल्टा हो गया वॉयलेट यानी बैंगनी। तो सबसे विचलन जो है वो रेड का सबसे कम होता है। रेड से ज़्यादा विचलन किसका होगा? ऑरेंज का होगा। उससे ज़्यादा विचलन पीले रंग का होगा। उससे ज़्यादा विचलन हरे रंग का होगा। उससे ज़्यादा विचलन नीले रंग का होगा। उससे ज़्यादा विचलन जामुनी रंग का होगा। और सबसे अधिक विचलन क्या होगा? बैंगनी रंग का होगा। तो ये आप क्रम याद रखोगे कि किसका अधिक होता है, किसका कम होता है। तरंग धैर्य लाल का सबसे अधिक, बैंगनी का कम, और विचलन सबसे कम किसका? लाल का होता है। अब अपन बात करने वाले हैं कोणीय विक्षेपण के बारे में। तो देखिए, प्रिज्म पे हमने क्या डाला? श्वेत प्रकाश डाला। वो अपने रंगों में विभक्त हो गया। विभक्त होने के बाद में यहाँ प्रिज्म से क्या हो रहा है? निर्गत हो रहा है। तो निर्गत होते समय लाल रंग का विचलन कोण, ये किसका विचलन कोण है? लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम है और बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक है। तो इन रंगों के विचलन कोण का जो अंतर होता है, किसका? लाल और बैंगनी के विचलन कोणों का अंतर ही कोणीय विक्षेपण होता है। ओके, प्रिज्म से जो निर्गत, प्रिज्म से निर्गत प्रकाश है, कहाँ से? प्रिज्म से निर्गत प्रकाश, प्रकाश में दो रंगों के विचलन कोणों का अंतर, दो रंगों के विचलन कोणों का अंतर जो होता है वही क्या कहलाता है? कोणीय विक्षेपण कहलाता है। इसको थीटा से लिखेंगे और सबसे ज़्यादा विचलन किसका? बैंगनी का है, तो यहाँ डेल वी लिख देंगे और सबसे कम डेल आर लिख देंगे। ये हो गया कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण के बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोणीय विक्षेपण क्षमता। कोणीय विक्षेपण क्षमता के बारे में। तो देखिए, अभी अभी जो हमने निकाला कोणीय विक्षेपण, उसको क्या बोलेंगे? थीटा बोलेंगे। और कोणीय विक्षेपण जो है उसमें क्या कर देंगे? यहाँ जो औसत विचलन कोण है, किसका भाग देंगे? यहाँ औसत विचलन कोण का भाग दे देंगे, औसत विचलन कोण। और ये क्या है? कोणीय विक्षेपण। ये याद रखोगे, कोणीय विक्षेपण को किससे लिखते हैं? थीटा से। अब अपन बात करें कि इनमें जो विक्षेपण कोण है, इनमें औसत
जो विचलन कोण है वो किसका हो, सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी में, सबसे कम विचलन लाल में होता है। लेकिन औसतन जो मध्य विचलन है या माध्य विचलन है वो किसका होता है, पीले रंग का होता है। लैम्ब्डा वाई से लिखा जाएगा उसको, लैम्ब्डा वाई मतलब पीले रंग का विचलन कोण। तो अपन इसी के बारे में परिभाषा बनाएंगे। देखो क्या लिखेंगे, प्रिज्म से निर्गत प्रकाश का कोणीय विक्षेपण और औसत विचलन कोण के अनुपात को कोणीय विक्षेपण क्षमता कहते हैं। और ये इसका क्या हो गया, कोणीय विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला हो गया थीटा। थीटा की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा आर बटे ये डेल्टा वाई से येलो हो गया। कोणीय विक्षेपण क्षमता मात्रकहीन होती है क्योंकि ये भी कोण और ये भी कोणीय है, दोनों विचलन कोण है। ये विचलन कोणों का अंतर है और ये माध्य विचलन कोण या औसत विचलन कोण हुआ। ये है विक्षेपण क्षमता, कोणीय विक्षेपण और कोणीय विक्षेपण क्षमता। तो ये प्रिज्म से हम वर्ण विक्षेपण पढ़ रहे थे। प्रिज्म पर जो श्वेत प्रकाश आपतित करते हैं या कोई हो सकता है अन्य प्रकाश भी आपतित करें, जो भी प्रकाश आपतित किया जाएगा उसका अपने मूल रंगों में विभक्त हो जाना ही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाती है। किसी भी प्रकाश का अपने मूल रंगों में विभक्त हो जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रिज्म पे हमने श्वेत प्रकाश डाला तो श्वेत प्रकाश के मूल रंग 7 होते हैं, तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। फिर बात करेंगे विचलन की, तो रेड का विचलन सबसे कम होगा और बैंगनी का विचलन सबसे अधिक होगा। रेड का कम क्यों हुआ, क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक थी। तरंगदैर्घ्य अधिक होने पर विचलन कम होता है, ये उल्टे होते हैं। विचलन कोण और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे से विपरीत होते हैं, ये बात याद रखोगे। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं 7 रंग होते कौन कौन से हैं, तो वीबी जोर से याद रख लो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड या बेंजानी हैप्पी नाल। क्या है, बेंजानी हैप्पी नाल, ऐसे याद रखो लो। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, ये भी याद रखने का तरीका है। फिर हमने बात की कोणीय विक्षेपण की, तो सर्वाधिक विचलन और न्यूनतम विचलन कोण का जो अंतर है उसी को क्या कहते हैं, कोणीय विक्षेपण कहते हैं। थीटा से व्यक्त करते हैं। उसके बाद कोणीय विक्षेपण क्षमता के बारे में बात करेंगे। तो कोणीय विक्षेपण और माध्य विचलन कोण या औसत विचलन कोण का जो अनुपात होता है उसी को क्या कहेंगे, कोणीय विक्षेपण क्षमता।